फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एडिटोरियल्स, क्या समझते हो जो नया पेंशन सिस्टम मोदी जी ने अनवील्ड किया है, जो कि 2025 से लागू होगा, तो इसके बारे में क्या समझते हो? यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, कैसे ये ओल्ड पेंशन स्कीम से डिफरेंट है और कैसे ये तुम्हारा नेशनल पेंशन स्कीम से भी अलग है। तो इस एडिटोरियल डिस्कशन में हम लोग ये 3 स्कीम के बारे में जानने वाले हैं और सबका अपना अपना लिमिटेशन देखेंगे, सबका अपना अपना एडवांटेज भी देखेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर एडिटोरियल है समझने के लिए, पेंशन स्कीम को समझने के लिए। दूसरा एडिटोरियल देखो, चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सभी क्या है? पब्लिक सर्वेंट हैं, क्योंकि पॉलिटिकल फंक्शनरी भी भारत में क्या है? पब्लिक सर्वेंट ही है। तो जानते हो कि जो कर्नाटका का जो चीफ मिनिस्टर है सीतारामैया, तो उसके ऊपर आरोप है कि उसके बीवी को जो ज़मीन मिला है ना, क्योंकि उसकी बीवी का जो ज़मीन था 3 एकड़ का ज़मीन था, वो वहाँ का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ले लिया। तो उसके बदले में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रैटेजिक वाला उसको एक्सचेंज किया है, उसको दिया है, कंपनसेट किया है, जो कि सही नहीं है। तो इस पे हो गया, करप्शन का चार्ज लग गया। तो क्या सिटिंग सीएम के ऊपर भी करप्शन का चार्ज जो लगा है, क्या उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकता है? क्या उससे पहले इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल है। वही हम लोग भारतीय न्याय संहिता देखने वाले हैं, उससे पहले जो आईपीसी का रूल था वो भी देखने जा रहे हैं, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो भी देखने जा रहे हैं, कैसे ये तीनों चीज़ यहाँ पे रोल प्ले करेगा। और उसमें इसके अंदर फिर हम सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट भी देखने जा रहे हैं। तीसरा देखो, अभी जान रहे हो ना कि जिस हिसाब से वो कलकत्ता में जो कांड हुआ है और उसके जो आरोपी है, तो उसके ऊपर पॉलीग्राफिक टेस्ट सब हुआ है। तो फिर से वही डिबेट है कि क्या ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट है, ये जो नार्को एनालिसिस है या जो ब्रेन मैपिंग है, क्या ये सब क्रेडिबल है? क्या इसको एविडेंस के रूप में लिया जाए? तो ये सब चीज़ समझेंगे हम लोग, क्योंकि जानते हो कि इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी डेटा आएगा वो यही नहीं कि आपका सही डेटा हो। चलो एनीवे, समझते हैं स्टूडेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, भारत सरकार के अंदर जो काम करता है, उसको अनडाउटली ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर अरेंजमेंट है ये। इसको बोलते हैं वाया मीडिया अरेंजमेंट है, ये बीच का सोल्यूशन है और ये बहुत ही इनोवेटिव तरीके से बनाया गया है। विरोध होगा, विरोध हर चीज़ का ही होता है, जानते हो, लोकतांत्रिक देश में। मैं इसका जब फीचर्स देखोगे अंदर का, तो तुमको बहुत सुंदर नज़र आएगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। बात समझे? जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, तो यहाँ बात समझो। अच्छा, लेमन पर्सपेक्टिव पे समझो विद्यार्थी, लेमन पर्सपेक्टिव से समझते हैं पहले चीज़ों को, और उसके बाद फिर थोड़ा सा डिटेलिंग में देखेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम, बच्चे लोग, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो 1 जनवरी 2004 से पहले जो सेवा कर रहे थे, सेवा दे रहे थे, उस पर लागू होता है। यानी कि 1 जनवरी 2004 से पहले किसी ने ज्वाइन किया था, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया हो, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा था और अभी भी मिलेगा 1 जनवरी 2004 से पहले। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था विद्यार्थी लोग? ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब ये है कि जो लास्ट मंथ का जो आपका सैलरी था, लेट से 50,000 सैलरी था, लेट से 50,000 सैलरी था, तो पेंशन कितना मिलेगा उसको? हाफ मिलेगा उसका। हाफ मतलब कितना? 25,000 अब प्लस डियरनेस रिलीफ। जब हम लोग सेवा दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो उस समय डियरनेस अलाउंस मिलता है। क्या मिलता है? डियरनेस अलाउंस मिलता है, इसको डीए कहते हैं। और जब हम लोग का सेवा खत्म हो जाता है, जब हम रिटायर हो जाते हैं, तो उस समय जो डियरनेस अलाउंस जो मिल रहा था पहले, वही डियरनेस रिलीफ बनता है। यानी कि जो कर्मचारी जो रिटायर हो जाते हैं उनको क्या मिलता है? डियरनेस रिलीफ मिलता है, और जब वो सेवा में रहते हैं तो क्या मिलता है? डियरनेस अलाउंस मिलता है। ये दोनों का डिफरेंस समझ गए? तो बेसिक सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, बेसिक सैलरी का तो 0.5% मिलेगा ही मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम में, साथ साथ डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। तो सवाल ये होना चाहिए विद्यार्थी लोग की तरफ से कि डियरनेस रिलीफ किस टर्म्स में मिलेगा? तो वो CPI-IW के टर्म्स में मिलेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के इंडेक्स में मिलेगा, और ये 6 मंथ में रिवाइज होता है। ये 6 मंथ में रिवाइज होगा, चाहे वो डियरनेस अलाउंस के लिए हो, चाहे फिर वो डियरनेस रिलीफ के लिए हो। आया समझ में ये तुम लोग को?
ये ओल्ड पेंशन स्कीम था। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूटरी नहीं है। जो भी लास्ट सैलरी था और हम सेवा कब से कर रहे हैं, मान लो 1 जनवरी 2004 से पहले सेवा दे रहे हैं तो हमको मिलेगा ये लाभ। और यदि मान लो कि सेवा दे रहे हैं, पहले सेवा दे रहे हैं, यानी कि आपने 1 जनवरी 2004 से पहले ज्वाइन किया गवर्नमेंट सर्विस को, चाहे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन किया, चाहे स्टेट गवर्नमेंट सर्विस को आपने ज्वाइन किया है, अब वो ज्वाइन करके आप 2024, 25, 26 आगे भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आया न्यू पेंशन स्कीम जो कि अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए थे। तो न्यू पेंशन स्कीम में क्या था, वही न्यू पेंशन स्कीम ही नेशनल पेंशन स्कीम बन गया। एक्चुअली में जो नेशनल पेमेंट स्कीम है जो अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए थे, यानी कह सकते न्यू पेंशन स्कीम, तो न्यू पेंशन स्कीम का जो रिकमेंडेशन था एक्चुअली वो इनफॉर्मल वर्कर को कैसे पेंशन दिया जाए, इसके लिए एक रिपोर्ट बनाया गया। और ये रिपोर्ट सरकार को इतना पसंद आया अटल बिहारी वाजपेयी को कि वही क्या किए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस करके न्यू पेंशन स्कीम यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दिए। आया था रिकमेंडेशन किसके लिए, इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए, और वो फॉर्मल वर्कर पे लागू कर दिए अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये क्या है बच्चे लोग, तो जो नेशनल पेंशन स्कीम है यानी कि न्यू पेंशन स्कीम जो अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे, उसके हिसाब से क्या है कि 10% एम्प्लॉय को पैसा देना है। 10% जैसे 1 महीना में जो भी सैलरी मिला तो 10% जमा करेगा कंट्रीब्यूटरी, इसलिए ये स्कीम क्या है, कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। 10% एम्प्लॉय देगा और 10% कौन देगा, सरकार देगी, तो 20% हुआ ना। और ये कॉर्पस में जमा होगा, मतलब एक कॉर्पस बनेगा, एक फंड बनेगा, और ये फंड को मैनेज करने वाले बहुत सारे होंगे फंड मैनेजर सब। अब वो फंड मैनेजर क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे खर्च करेंगे, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में, शेयर में, दुनिया भर का अलग अलग जगह पे खर्च किया जाएगा। जब रिटायर हो जाएंगे कर्मचारी, जो कर्मचारी 1 जून 2004 से अपना सेवा देना शुरू कर दिए, जब वो रिटायर कर जाएंगे तो जो भी कॉर्पस में पैसा जमा हुआ है, आई रिपीट, जो भी कॉर्पस में पैसा जमा हुआ है उसका 60% अप फ्रंट मनी मिल जाएगा उनको। यानी कि लेट से सब जमा होके कितना हो गया, 100 रुपया हो गया उस फंड में। और 100 रुपये का मतलब क्या, कि हर एक महीना एम्प्लॉइज़ ने अपना 10% दिया था और हर एक महीना सरकार ने भी 10% दिया था। तो बाद में लेट से वो कलेक्ट होते 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 तो 100 रुपया हो गया। जब 100 रुपया हो गया और रिटायर कर गए तो उसको अप फ्रंट मनी मिलेगा 60 रुपया, 60% मिलेगा। और जो 40% जो पैसा मिलेगा वो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के हिसाब से मिलेगा, मतलब एन्युटी के हिसाब से मिलेगा, यानी कि महीना महीना मिलेगा। जो 60% जो मिल रहा है वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट जो 40% जो कि साले साल मिलने वाला है उसको वो टैक्स लगेगा। और वो साल साल जो मिलेगा उसमें रिटर्न्स भी मिलेंगे, क्योंकि वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट होगा। समझ गए? 60% तो मिल गया आप फ्रंट मनी, और 40% एक बार में नहीं मिलेगा, वो साल साल मिलेगा। तो हाँ, मंथली नहीं मिलेगा, एनुअली, इसलिए तो बोलते हैं एनुअल स्कीम है, एनुअल, हाँ समझे, एनुअल स्कीम है वो। तो साले साल मिलेगा, प्लस रिटर्न्स भी मिलेगा। मगर दिक्कत क्या है कि रिटर्न्स बहुत कम मिल रहा था, क्योंकि उससे बढ़िया तो खुद यदि म्यूचुअल फंड में लोग लगाएगा तो ज़्यादा बेटर पैसा मिलेगा, और प्लस उसमें टैक्स भी लगता था। तो जब कैलकुलेट किया गया तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबको लगा कि भाई बेकार है ये स्कीम बहुत ही वाहियात है। क्यों? क्योंकि जो 60% भी अपफ्रंट मनी मिल रहा है वो इतना पैसा नहीं है कि हम बच्चा को बाहर भेज सके पढ़ने के लिए, इतना पैसा नहीं है कि हम अपना बेटी का शादी कर सके, मतलब कोई भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसलिए न्यू पेमेंट स्कीम, जिसको हम कह सकते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम से लोग खुश नहीं थे कर्मचारी, और विद्रोह हो रहा था। विद्रोह मतलब वही विरोध हो रहा था, विद्रोह बोलना गलत बात होगा, विरोध हो रहा था इस चीज़ को लेके, ठीक है। और देखो मीनवाइल 5 जो स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस रूल कर रही है अभी भी, ये लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में चले गए। और जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम जानते हो तुम लोग, जहाँ पे 50% मिलेगा उसका लास्ट सैलरी जो भी ड्रॉन किया था, और प्लस डेनेस रिलीफ भी मिलेगा, और भी CPI IW के हिसाब से 6 महीना में रिवाइज होगा। तो एक तरह से लोभ दिया ना कि हमको तुम जिता दो चुनाव में, हम तुमको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को, ये गवर्नमेंट को, प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी प्रेशर हुआ, और जाहिर सी बात होता है ये प्रेशर। तो सबसे पहले तो स्वामीनाथन कमेटी बनाया गया, जो चीफ सेक्रेटरी हमारे, वही कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो उनको बनाया गया, उनको अध्यक्ष बनाया गया, बोला कि देखिए नेशनल पेंशन स्कीम में क्या क्या प्रॉब्लम है,
तो वो रिकमेंडेशन लेके आए, और वो जो भी रिकमेंडेशन लेके आए वही तुम्हारा अभी का नया स्कीम बना है, डेट इज़ यूनिफाइड पेमेंट स्कीम। तो यूनिफाइड पेमेंट स्कीम क्या होगा बच्चे लोग? यूनिफाइड पेमेंट स्कीम में ये होगा कि 10% कंट्रीब्यूटरी, 10% जैसे दे रहा था 10% देगा अभी भी एम्प्लॉय। अब जो सरकार है, सरकार 18.5% कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, और यदि हुआ तो उससे भी ज़्यादा जाने के लिए तैयार है भारत सरकार, ताकि जब आदमी रिटायर हो तो उसको वैसा ही पैसा मिले जैसा ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% मिलता है। तो कह सकते हो कि ये भाया मीडियम अरेंजमेंट है, दोनों का ही कम्बिनेशन है, कंट्रीब्यूटरी भी है और साथ में 50% वाला भी ऑब्लिगेशन पूरा कर रहा है सरकार। लास्ट ड्रॉन जो भी 12 मंथ का लास्ट सैलरी रहा है उसका हाफ मिलना शुरू हो जाएगा, वही जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था। मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है कि हम 18.5% तक कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। हालांकि 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था और कहा था कि अभी तक जो 10% जो सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है वो 10% नहीं 14% कंट्रीब्यूट करेगी, तो 4% तो बढ़ा दिया था उस समय भी। अब सरकार ये भी तैयार है कि हम चलो 14% तो किए, हम 18.5% करने के लिए तैयार है, और यदि उससे भी नहीं हुआ तो उससे भी आगे हम ले जाएंगे। मगर तुम लोग को जब तुम लोग रिटायर कर जाओगे तो तुम लोग को पक्का 50% मिल जाएगा। दोनों सही है, एंड है और नहीं, साथ ही मिलेगा। हाँ, एक ही बार नहीं, तुमको मिल जाएगा जैसे तुम्हारा ओल्ड पेंशन स्कीम मिला था उस तरह मिल जाएगा तुमको। मंथली मिलेगा। हाँ, और ये 18% जमा भी हो रहा है, मंथली मिलेगा। हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से मतलब जैसे मिलता था 50%, हाँ, उस तरह मिल जाएगा। और ये 18% जमा हो रहा है वो नहीं, सब मिला कर नहीं मिलेगा जी, क्या जमा होगा तुम्हारा? हाँ हाँ, पैसा मिलेगा महीना महीना, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था ना 50%, वही तरह मिलेगा। भाई इसमें क्या है कि तुम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो 10%, दोनों का कोलैबोरेशन है ये, नहीं बुझने आया? दोनों का ही फीचर का कोलैबोरेशन है ये। हाँ हाँ, इसमें भी मिलेगा, आधा मिलेगा। हाँ, इसमें भी मिलेगा। हाँ, इसमें भी मिलेगा, मिलेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए वेलकम करना चाहिए ऐसे स्कीम को। हाँ, मिलेगा इसमें। अभी तो बैकग्राउंड ही ना बता रहे हैं, अब पढ़ेंगे टेक्निकल चीज़, आया समझ में ना? हर चीज़ आंसर हो जाएगा तुमको, इसलिए बहुत तगड़ा चीज़ है। देखो यहाँ पे एनडीए सरकार ने, इस बार के एनडीए सरकार ने 21 साल पहले जो रिफॉर्म लाया था, खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल पेंशन स्कीम में उसको चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। देखो कैसे, सेंटर ने कहा कि यस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब लागू होने जा रहा है, और ये भी लगभग ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही होगा। बात समझे? ओल्ड पेंशन स्कीम में ये श्योरिटी था ना कि 50% आपको मिलेगा लास्ट का आपका सैलरी, समझे? वही देखो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 50% जो भी लास्ट का उसका लास्ट मंथ का सैलरी था उतना मिलेगा यूनिफाइड पेमेंट स्कीम में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। तो इसका मतलब क्या है कि 21 साल पहले जो बहुत बड़ा रिफॉर्म्स लाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसको रिवर्स किया है ताकि एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हो, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि स्टेट के ऊपर है, स्टेट इस स्कीम को अप्लाई कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, वो तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए ना? हाँ, और जहाँ तक सवाल है डीएनएस रिलीफ का, तो मैंने बताया स्टूडेंट, डीएनएस रिलीफ जानते हो कि 6-6 महीना में तुम्हारा रिवाइज होता है सीपीआई आईडब्ल्यू के बेसिस पे। आ रहा है सर? इतना समझ में आया सबको? चलो आगे देखो, तो थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या हुआ। क्या वही भारत में जो 5 राज्य है जहाँ पे अपोजिशन रूल कर रहा है, यानी कि तुम्हारा कांग्रेस रूल कर रहा है, कह सकते हो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कह सकते हो, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है जो अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे, जो कंट्रीब्यूटरी था 10%, फिर जो कॉर्पस जमा होगा 60-40 ये वाला, तो ये वाला व्यवस्था को फिर से क्या किया ये लोग, ओल्ड पेंशन स्कीम ले गया। अब इसे दिक्कत क्या हो रहा है कि बहुत सारा राज्य का रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है बहुत बढ़ रहा है। यदि पूरा राज्य देखोगे तो 6% से लेके 21% तक जो एक्सपेंडिचर है इसी में जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केवल पेंशन देने में जा रहा है। इसका मतलब ह्यूज डिजास्टरस इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, यानी कि स्टेट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा यदि 6% से 21% तक यदि जा रहा है पेंशन देने में, तो बाबू वो राज्य का कोई स्थिति बढ़िया नहीं होगा। वो क्योंकि हर राज्य को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए था एसेट क्रिएट करने के लिए, वो पेंशन में दे रहा है वो। और जो बहुत सारे राज्य जो रहना, जैसे पंजाब सब हो गया, बात समझे ना, तो गलत ना है ये। हाँ, हिमाचल हो गया, ये सब
तो एक तो ऐसे करप्ट हालत ख़राब है उधर, तो बहुत पैसा चला जाएगा तुम्हारा। तो देखो यहाँ पे ये वही बात है कि डिमांड उठ ही रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि आप भी देखो कि आपका यही लो कॉर्पस, आप 60% जो अपफ्रंट मनी देते हो वो भी बहुत कम होता है, उससे आदमी कुछ कर नहीं पा रहा है न्यू पेंशन स्कीम के साथ, है ना। और जो 40% जो आपका एन्युटी उसमें लगता है, तो वो भी तो कहाँ दे रहा है, रिटर्न्स भी दे रहा है, बहुत कम दे रहा है, उसके बाद वो भी टैक्स लगता है उस पर 40% पे, तो वो भी प्रॉपर नहीं है। ये सवाल उठ ही रहा था। तो ऐसे परिस्थिति में भारत सरकार ने टीवी स्वामीनाथन कमेटी बनाया 2023 में, मार्च 2023 में, ताकि देखे कि नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या गड़बड़ी है और कुछ सुझाव दें। अब सुझाव दिया है और यही सुझाव की वजह से यूनिफाइड पेंशन स्कीम बना है। और बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ, किसी बच्चे को कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है तो समझ लो कि अभी कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम क्या है, टीवी स्वामीनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी है बाबू, सबसे हाईएस्ट पद है ये IAS का। एनीवे आगे देखो, क्या समझते हो ओल्ड पेंशन स्कीम, बता दिए ना। ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब है कि चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट्स का हो, यदि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किया 1 जनवरी 2004 से पहले, तो उसका जो भी सैलरी था लास्ट मंथ का, उसका 50% उसको मिलेगा, प्लस डेनेस रिलीफ भी मिलेगा। और डेनेस रिलीफ किस तरह होगा तुम्हारा, हाँ CPI IW 6 मंथ में उसका ये होगा, वो वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे। आगे बढ़ो, तो व्हाट वर द कंसर्न विथ रिगार्ड, अच्छा ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, कंसर्न है ह्यूज बजट पे बहुत बड़ा ही धक्का है। अब देखो अभी हो क्या रहा है कि अभी लाइफ एक्सपेंडेंसी लोगों का बढ़ रहा है, अस्पताल बहुत अच्छा है, लोग 90-90 साल तक जी रहे हैं, लोग 100-100 साल तक जी रहे हैं, लोग 80-80 साल तक जी रहे हैं, तब तक तो पेंशन खाएगा वो। तो स्टेट का तो बहुत सारा पैसा जा रहा है इस तरह। और दूसरी बात है कि इसमें ना इंटरजेनरेशनल इक्विटी का बात है, यानी कि अभी का जनरेशन पैसा दे रहा है ओल्ड जनरेशन को संभालने के लिए। ये भी तो नहीं होना चाहिए। एक कोइन का एक साइड का बात है, मगर कोइन के दूसरे साइड का ये भी बात है कि नहीं जी, जो सैलरी मिलना चाहिए था वो सैलरी नहीं मिल रहा, वही सैलरी बाद में दिया जा रहा है पेंशन के रूप में, ऐसा भी एक साइड का मानना है। ये भी सही बात है, उसको 75,000 मिलना चाहिए था 75,000 नहीं मिल रहा, उसको 50,000 मिल रहा है, 25,000 बाद में मिल रहा है। तो ये भी तुम्हारा एक तरफा व्यू, एक तरफ का व्यू है। और दूसरे तरफ का व्यू ये है कि भाई अभी का जनरेशन क्यों सफ़र हो ओल्ड जनरेशन को पैसा देने के लिए, तो इससे इंटरजेनरेशनल इक्विटी इश्यूज़ हो रहे हैं। बात समझ गए, हाँ। और दूसरी बात है वही लिखा गया, देखो कि बेटर हेल्थ फैसिलिटी की वजह से लाइफ एक्सपेंडेंसी बढ़ रहा है, लॉन्गेविटी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या कि स्टेट को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ओल्ड पेंशन स्कीम में। अब बताओ हर महीना ही उसको आधा सैलरी देना है, पहले 50,000 25,000 समझ रहे हो ना, हर महीना ही देना है, तो बहुत भयानक है ना, ये तो बहुत ज़्यादा ही पैसा लगेगा। अच्छा कि वो सेवा में भी नहीं है, वो रिटायर हो चुका है, तो कहाँ से लाएगा पैसा इतना। आज जो राज्य गरीब है उसका क्या होगा फिर। तो यानी कि स्टेट के ऊपर ह्यूज बर्डन पेंशन के लिए। और ऐसे बीच में सोचो कई राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम में जा रहा है, तो समझ सकते हो ये पूरी तरीके से पॉपुलिस्ट मेजर है। ये वेलफेयर स्कीम भी नहीं है विद्यार्थी लोग, ये पॉपुलिस्ट मेजर है। ये रेवड़ी कल्चर जो बोलते हैं, रेवड़ी कल्चर का एग्जाम्पल है। आगे देखो, तो नेशनल पेंशन सिस्टम से क्या समझते जो अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे, सब बता दिए हैं विद्यार्थी लोग, बस जो लिखा गया है इसलिए फिर समझा रहे हैं। तो नेशनल नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम जो अटल बिहारी वाजपेयी इंट्रोड्यूस किए थे, ये रिकमेंडेशन कहाँ से आया था, इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए। मैं उनको इतना सुंदर लगा ये चीज़ कि फॉर्मल वर्कर्स पे वो इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी कि जो आदमी सेवा दे रहा है गवर्नमेंट सर्विस में, समझे 1 जनवरी 2004 के बाद, तो उसके ऊपर ये लागू होगा। इसमें क्या है, ये कंट्रीब्यूटरी है। एम्प्लॉय कितना देगा, 10% देगा, और सरकार भी क्या देगी, 10% देगी। ठीक है, हाँ। 2019 में सरकार ने क्या किया, अपने तरफ से क्या बढ़ा दिया, 10 से 14 कर दिया है, प्लस डेयरनेस अलाउंस ऑल्सो, डेयरनेस अलाउंस को जोड़ते हुए। बच्चे लोग देखो ये समझने वाली बात है, बेसिक सैलरी एंड डेयरनेस अलाउंस दोनों को जोड़ के 10%, यानी कि एम्प्लॉय जो है, लेट से एम्प्लॉयज़ को 50,000 का तनख्वाह मिल रहा है, 50,000 का तनख्वाह मिल रहा है, और 5,000 उसको डेयरनेस अलाउंस मिल रहा है लेट से, तो कितना हुआ सैलरी टोटल, 55,000। 55,000 का वो 10% जमा करेगा कॉर्पस में, हाँ समझे ना, 10%।
और सरकार भी वही करेगी, सरकार भी 10% जो देगी, ठीक है, इसका और प्लस डेयरनेस अलाउंस को जोड़ के, क्योंकि अभी तो सेवा में है तो डेयरनेस अलाउंस का ही बात होगा। और वही चीज़ सरकार ने क्या किया 2019 में बढ़ा दिया, 14% कर दिया। 14% क्या, सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस। तो डेयरनेस अलाउंस साथ साथ चल रहा है जमा करने में भी। आया समझ में ये चीज़? हाँ। अब क्या है कि इंडिविजुअल, अब जो पैसा जमा हुआ कॉर्पस में जमा हुआ ना 10% और इधर से 14% जमा हुआ एक फंड में जमा होगा, और उसके बाद इंडिविजुअल को पूरा इजाज़त है कि वो पैसा जो जमा हुआ वो कहाँ खर्च हो सकता है। तो देखो तुम्हारे पास बहुत सारा कंपनी है ना, 9 पेंशन फंड मैनेजर्स है, जो कि SBI मैनेज करता है, LIC मैनेज करता है, टाटा, मैक्स, आदित्य बिरला, दुनिया भर का 9 है ये। और वो क्या करेगा, पैसा कॉर्पस को कलेक्ट करेगा और अलग अलग जगह पे खर्च करेगा, कैपिटल मार्केट में लगाएगा, शेयर मार्केट में, दुनिया भर का अलग अलग लगाएगा, ताकि पैसा से पैसा प्रोड्यूस हो। और जब वो रिटायर कर जाए, क्योंकि अभी तो आदमी सेवा में कर रहा है, जैसे 2024 में वो सेवा में, हो सकता है वो रिटायर 2030 में हो, तो अभी लग रहा है पैसा 2030 में होगा, तो कॉर्पस जमा हुआ होगा ना, क्या करेगी कोई भी फंड में, क्या करेगी उसके बाद 60% अपफ्रंट मनी मिल जाएगा, और 40% जो है, 60% जो अपफ्रंट मनी मिल रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो 40% है वो तुम्हारा सालों साल मिलेगा। तो उस पर रिटर्न ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रिटर्न्स अलग अलग जगह खर्च हुआ होगा तो रिटर्न्स तो मिलेगा ही मिलेगा, बट वो टैक्सेबल है। तो यहाँ दिक्कत ये है कि 60% भी उतना नहीं मिल पाता जितना ये लोग इच्छा रखता है। और दूसरी बात है कि 40% जो महीना महीना मिल रहा है, सॉरी जो साल साल जो मिल रहा है, वो भी सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, और रिटर्न्स भी सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है, वो टैक्सेबल है। तो प्रॉब्लम था, तो सोमानाथन कमेटी ने बोला कि देखिए यहाँ प्रॉब्लम है। आया समझ में? देखो अब बच्चे लोग देखो, ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, इससे कितने लाभार्थी लोग थे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ देखो 23 लाख सब्सक्राइबर थे इसके, यानी कि 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनको मिल रहा था इस चीज़ का लाभ, और जो 60 लाख सब्सक्राइबर है स्टेट गवर्नमेंट का, उसको मिल रहा था। तो अब जो भारत सरकार जो लेके आई है वो डायरेक्ट असर किसको करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। क्योंकि राज्य सरकार का जहाँ तक बात है तो राज्य सरकार फैसला लेगी अपने कर्मचारी के लिए। कई राज्य अलाउ करेगा नया स्कीम को, और कई राज्य अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि पेंशन अलाउ करना स्टेट के ऊपर है, वो सेंट्रल ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। यहाँ देखो, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का थोड़ा साइलेंट फीचर समझ लो। ये जो नया स्कीम है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, अनाउंसमेंट हो चुका है, 1 अप्रैल 2025 से लागू है, यानी कि अगले साल से लागू होगा, नंबर 1। दूसरा चीज़ क्या है इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट भी ऑप्ट कर सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कंपलसरी नहीं है। समझ गए ना ये चीज़? तीसरा क्या है कि इससे चलो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो अप्लाइड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना सब्सक्राइबर है, 23 लाख, हाँ, तो उसके ऊपर लागू हो जाएगा। और देखो बढ़िया चीज़ पता है क्या है कि यदि मान लो कि ओल्ड एम्प्लॉय भी था जो पहले रिटायर कर गया, उसके ऊपर भी ये स्कीम लागू है, फायदा ही है उसको। यानी कि जो सेवा में 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किया, और जो जिसको अभी नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा, नेशनल पेंशन स्कीम से मिल रहा था, वो भी डायरेक्ट स्विच कर सकता है, इसमें बहुत फायदा है। और जो 1 जनवरी 2004 से पहले ज्वाइन किया था तो वो तो अपना मजे में रहेगा ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि उसमें तो और ज़्यादा फायदा है। मैं जो आदमी 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किया होगा तो वो तो ये सेवा ले सकता है, तो उसको भी फायदा, उसको ऊपर भी लागू हुआ, और अभी जो ज्वाइन कर रहा है उसके ऊपर भी लागू होगा ये। हाँ, तो बहुत फायदा है। देखो ये वही चीज़ लिखा गया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब देखो इसमें क्या है कि वही बात है, आखिर बात तो वही ओल्ड पेंशन स्कीम का ही सैलरी पहुंचाना था ना, कि लास्ट का जो 12 मंथ का जो होगा, साल महीना जो भी सैलरी होगा 50 हज़ार लेट से, तो उसको देख के उसका आधा दिया जाएगा, जैसे सेम ओल्ड पेंशन स्कीम में हो रहा था उसी तरह। और इसमें देखना विद्यार्थी लोग, बट ये मिलेगा कैसे? ये जो 50% का जो बात है कि आपको पेंशन मिलेगा सैलरी का, वो तभी मिलेगा जब आप सर्विस में 25 साल तक रहे हो। क्लाउज 1, आपने सेवा 25 साल तक दिया है, उसके बाद आप रिटायर करो तभी आपको मिलेगा। यदि तुम, हाँ समझे ना, हाँ यहाँ पे देखो, और यदि तुम 10 साल तक रहे हो सर्विस में तो तुमको पक्का जब तुम रिटायर करोगे तुमको कम से कम 10,000 का पेंशन मिलेगा महीना। तो कम से कम तुमको 50% जो सैलरी चाहिए अपना लास्ट मंथ का, जब तुम सेवा दे रहे थे तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आपका जो पीरियड होना चाहिए काम करने का वो 25 साल का होना चाहिए। यदि उससे कम है तो आपको फिर नहीं मिलेगा उस तरह।
समझे? वहाँ क्या लिखा गया देखो, फॉर दिस फुल पेंशन और 50% ऑफ पे एज पेंशन द एलिजिबिलिटी सर्विस लेंथ विल बी 25 ईयर्स. इट वुड बी प्रोपोर्शनल फॉर अ लेसर सर्विस पीरियड अप टू अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस. यानी कम से कम आप 10 साल तक सर्विस करोगे तो आपको उसी हिसाब से मिलेगा. और कितना मिलेगा? 10,000 रुपया मिलेगा. 10,000 कम से कम प्रॉमिस है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उतना तो मिलेगा ही यदि आप 10 साल तक सर्विस किए हो तो. ठीक है, अच्छा तो है, गलत क्या है? 25 साल तक तो करना ही चाहिए काम आदमी को. 2 साल काम करके बोलेगा कि हमको चाहिए बराबर, तो वो भी तो सही नहीं है. डिजाइन करने का 10 साल की पूरा सर्विस पर पूरा सर्विस देने का बाद तो हमेशा 40 साल में नहीं लेता. वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेगा तो फिर कैसे बात बैठेगा यहाँ पे? नहीं, अरे कम से कम 25 साल होना चाहिए आपका, सर्विस आपको देना पड़ेगा. और यदि पहले ही वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिए तो फिर 10 साल वाला हो जाए, कैटेगरी में आ जाओगे. हाँ हाँ, 10 साल होगा उसको, 10,000 रुपये मिलेगा, खाओ पियो. हाँ नहीं, उसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा. उसके आगे है देखो, सबके लिए है. अरे स्वामीनाथन कमेटी बनाया है बाबू, कुछ सोच समझ के ही बनाया. आगे देखो, अभी बताता हूँ ना मैं, और भी मिलेगा पैसा. देखो यहाँ पे, ये तो जानते हो कि डेडनेस रिलीफ जो मिलता है वही इन्फ्लेशन ट्रेंड को देखते हुए, CPI IW को देखते हुए, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें इंक्लूडेड रहेगा. यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो जो तुम पूछ रहे थे हमसे, 60% गवर्नमेंट वर्कर पेंशन इन केस ऑफ देयर डिमाइस इज ऑल्सो प्रोमिस्ड. 60% मिलेगा. यानी कि मान लो कुछ हो गया तो जो नेक्स्ट फैमिली मेम्बर को 60% मिलेगा. पहले कितना 50% मिलता था ना ओल्ड पेंशन वाला. कितना? नौकरी छोड़ो नहीं यार, पैसा कितना मिलता था? सबको नौकरी थोड़ी मिलता है. 60% मिलता था. हाँ हाँ ठीक है, 60% मिलेगा. छोड़ो नौकरी, आपको हाँ नौकरी मिलता है. 10 नंबर देखो, 10 नंबर बहुत चौंकाने वाला क्लॉज है, नहीं समझ में आएगा ये क्लॉज तुम लोग को. देखो इस क्लॉज को यदि दूसरे तरीके से समझोगे ना, इसका मतलब ये है, कोई आदमी 5 साल तक काम किया, 5 ईयर्स तक, तो 5 ईयर्स में जो एक महीना का जो सैलरी था वो और जमा होते चला जाएगा और बाद में उसको मिलेगा. जैसे 35 साल तक काम किए तो 7 महीना का सैलरी रखा हुआ है एक्स्ट्रा, बाद में हमको मिलेगा. नहीं समझे? 5 साल काम किया गया, 5 साल का मतलब क्या हुआ? 12 इंटू 5 है ना, 60 हुआ. 60 महीना हुआ ना जी. तो 1 महीना का जो भी उसका तनख्वाह है वो तनख्वाह रखा है साइड में, एक्स्ट्रा तनख्वाह उसको मिलेगा बाद में पैसा. हाँ बाद में मिलेगा उसको, 1 महीना उसके ऐड हो जाएगा, 1 मंथ का उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि 5 साल काम किया, 5 साल में 1 महीना का उसको और एक्स्ट्रा मिलेगा. तो वही मैं बोला हूँ, यदि 35 साल किया है 7 महीने का उसको एक्स्ट्रा मिलेगा. अब देखो इसको कैसे समझाया है, देखो यहाँ पे, देयर विल बी अ लम्प सम अ सुपरनेचुरल पेमेंट एट द रेट ऑफ 1/10 ऑफ द मंथली सैलरी बेसिक प्लस फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ सर्विस कंप्लीटेड. यदि इसको कैलकुलेट करोगे तो तुमको पता चलेगा 5 साल में 5 साल जो काम किया उसका 1 महीना उसको और ऐड हो जाएगा. इसको यदि कैलकुलेट करोगे मंथ के हिसाब से तब, समझे? हाँ, इन एडिशन टू द ग्रेचुटी बेनिफिट, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ये भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, समझे? ये रिटायरमेंट के टाइम में आपको मिलेगा. तो मान लो कि तुमने 35 साल सेवा दिया, तुमको कितना मिल गया? 7 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी तुमको मिलेगा. 50% तो मिला ही, डेडनेस रिलीफ मिला ही, साथ में तुम्हारा 7 महीना का भी सैलरी रखा हुआ है. अब तुम सोचो ना कि फिर तुम्हारा लेट से 50,000 का था, तो 50,000 इंटू 7 करो तो मिल तो गया अच्छा खासा. इसका हाफ का बात ही नहीं है. समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ये भी नया चीज़ है, ये और ज़्यादा लुभावना चीज़ है कि 5 साल काम करोगे तो एक महीना का फ्री. इसमें से देखिए जो मंथ या हर ईयर रुपया बढ़ता है. हाँ तो 5वां साल होगा, उसका लास्ट मंथ का रखा रहेगा या स्टार्टिंग वाला रहेगा? उसका सैलरी, हाँ उसका सैलरी एवरेज. हर मंथ हाँ हाँ एवरेज हाँ. या फिर उस समय देखा जाएगा इन्फ्लेशन सबको जोड़ते हुए, इन्फ्लेशन सबको जोड़ते हुए. ये बड़ा बात है यार, नया एक्स्ट्रा ऐड करके दे रहा है, या लॉलीपॉप अलग से दे रहा है तुम लोगों को. आप क्या चाहिए अब समझो यहाँ, इसलिए मैंने कहा ना कि देखो समझाना पड़ेगा, तगड़ा वाला चीज़ है. अब इसमें क्या बोला कि 10% तो कंट्रीब्यूटरी है ही एम्प्लॉयज़ का. सरकार चाहेगा तो 18.5% तक कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है. और नहीं हुआ उसके बाद भी 50% पूरा नहीं हुआ तो 18.5% से भी ऊपर जा सकता है सरकार. ये बड़ी बात है. एक तो 10 से 14 आप आए,
और 14 के बाद आप बोलो कि 18.5 तक जाओगे, और उसके बाद ही भारत सरकार का आश्वासन कि 18.5 से भी यदि ऊपर जाना पड़े तो हम जाएंगे, आपको 50% सैलरी हम पक्का दे के रहेंगे, और 5 साल काम किए हो तो 1 महीना का तो वो भी तो देंगे, जरूर देंगे। ये बड़ा लुभावना है। इस पे यदि कोई विरोध करता है तो बाबू उसको चंदन लगाओ, कटवाओ उसको। इतना तुमको लॉलीपॉप दे रहा, सब खुश है, सेंट्रल एम्प्लॉयज़ सब खूब खुश है। देखे ना न्यूज़ में क्या, देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वही बोला था, हाँ, मगर एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन वो ज़्यादा नहीं लेने वाला है, वो 10% ही है। अब ऐसा नहीं होगा कि इधर सरकार अपना बर्डन कम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को बोला कि तुम भी 1% बढ़ा दो ना, ऐसा नहीं है। उसको 10% उसका फिक्स कर दिया कि 10% है भाई, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 10% दे दो। और तो वही मैंने कहा है कि एनपीएस, ये जो एनपीएस का जो लाभ ले रहा था जो कर्मचारी, अब बिल्कुल ये इसका भी लाभ ले सकता है। मस्त ना, अरे ये तो लड्डू है, ये बहुत बड़ा लड्डू है, कम से कम 50% श्योर हो रहा है उसका पेंशन स्कीम। देखो ये बहुत दिमाग लगाने वाला काम हुआ कि नहीं हुआ, बताओ तो। इसको बोलते हैं वाया मीडियम, यानी कि दोनों का बीच का सोल्यूशन है ये। ओल्ड पेंशन स्कीम का भी फीचर्स और न्यू पेंशन स्कीम का भी फीचर, दोनों को ऐड करके बनाया गया है। हाँ देखो, अब यहाँ पे समझो बच्चे लोग, तो पॉलिटिकल कंपल्सन एंड मच लेस अश्योर्ड पेंशन थ्रू एनपीएस माइट हैव प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट टुवर्ड्स, हाँ अभी जो प्रेशर बनाया है पॉलिटिकल कंपल्सन ने, जब ये कांग्रेसी वाला सरकार जब ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से दे सकता है तो बीजेपी पार्टी क्यों नहीं दे सकता है एक कंपल्सन। और जानते हो कि बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है मोदी जी को अभी, है ना, जो भी कारण हुआ हो, प्रचंड बहुमत में नहीं आ पाए इस बार, मगर उसके बाद भी एक कंपल्सन क्रिएट होता है कि जब वो दे रहा है तो हमको भी देना चाहिए। मगर जो भी तरीका से अभी दिया जाएगा वो उचित तरीका है, और इस पर कोई विरोध नहीं होना चाहिए, समझे। तो वहाँ पे वही लिखा है कि देखो पेंशनर आर्ग्यू दैट पेंशन इज, हाँ मगर पेंशनर तो वही बोलेगा, पेंशनर क्या बोलेगा कि अरे भाई तुमको 75,000 रुपया देना था, तुम दिया हमको 50,000, अब 25,000 बाद में पेंशन दे रहा है, वही बोला कि तुम पेंशन दे रहा है। ये वन पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इंटरजेनरेशनल इक्विटी का भी प्रॉब्लम था ओल्ड पेंशन स्कीम्स से, वही डिबेट देखो वही लिखा गया है कि फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत होगा उससे। मगर जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है वो बताओ पागल लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चल रहा है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम से देखो क्या 2022 और 23 का रिपोर्ट आया है कि बहुत सारे स्टेट और जो भारत का स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का लगभग देखो ना कितना खर्च हुआ है, 6 से लेकर 21% टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट गया है। तब तो ये तो सब पैसा बर्बादी ना हो रहा है उधर। तो मिडल पाथ बहुत सही है और इस सरकार ने मिडल पाथ को चुना है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि बाकी स्टेट भी इस चीज़ को एडॉप्ट करें, ज़्यादा बेटर होगा। हाँ ये रोजी पिक्चर है, इस पर क्रिटिकल एनालिसिस भी हो सकता है एडिटोरियल में। बस जो भी है, एक चीज़ तो है कि जो बहुत दिन का जो मांग था कि अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, अच्छा पेंशन मिलना चाहिए, वो कम से कम पूरा होते हुए नज़र तो आ रहा है कम से कम। तो इसलिए बहुत खुश है सेंट्रल एम्प्लॉयज़, सब सेंट्रल एम्प्लॉयज़ ही खुश होंगे, क्योंकि स्टेट एम्प्लॉयज़ है ना, स्टेट पे डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं करेगा। आया समझ में ना। हाँ चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट। सब टेढ़ा है देखो, प्रोसिक्यूटिंग द सीएम और चीफ मिनिस्टर, हाँ जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। मैटर जान रहे हो ना तुम लोग, मैटर क्या, पहले मैटर समझो। सीतारामैया जो कर्नाटका के जो सीएम हैं, उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ के नाम पे 3 एकड़ का ज़मीन था, और ये जो 3 एकड़ का जो ज़मीन है वो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, ले लिया अपने अंदर। जब ले लिया तो कंपनसेट करना पड़ेगा। जो कंपनसेट हुआ स्टेट की तरफ से वो बहुत ही लुभावना जगह पे हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे हुआ है। तो कंपनसेशन में करप्शन है एक्चुअली, समझे ना, कंपनसेशन, क्योंकि ज़मीन लिया है तो आपको वापस तो करना पड़ेगा। स्टेट यदि कोई ज़मीन लिया है तो या तो पैसा दो या फिर ज़मीन का ज़मीन दो। मगर ज़मीन जो आपको दिया गया है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पे दिया है, जिसका दाम, जो लैंड का दाम सोना से भी ज़्यादा भाव में है। अभी बेंगलोर वाला सिटी सब जान ही रहो ना। हाँ तब माले माल हो जाएगा इसे बैठे बैठे, चॉकलेट का दुकान खोल के भी वहाँ पे। तो एक चुटकुला बताए, 2 आदमी हैं, ठीक है, एक रमेश और एक सुरेश। रमेश ने बोला सुरेश से कि भाई तुम्हारा यदि लॉटरी में 1 करोड़ रुपया फंस गया तो तुम क्या करोगे। रमेश ने बोला सुरेश से,
सुरेश ने बोला घर बनाएंगे, माता पिता को रखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो फिर रमेश ने सुरेश से बोला कि तुम क्या करेगा? तो बोला हम मंदिर बनाएंगे, लोग और आएंगे, लोग और आएंगे, लोग और आएंगे, और सबसे पहले दुकान मेरा ही होगा। इसका मतलब है कि बिजनेस, एयरपोर्ट, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा ना। एयरपोर्ट के बगल में ज़मीन हो या बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर के बगल में ज़मीन हो, वो अपने आप इकोनॉमी क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। बाबा धाम का देखो ना लैंड, देवघर का वो 2 महीना किस लेवल पे इकोनॉमी जनरेट करता है, पैसा ही पैसा है। देखो, तो ये गवारा नहीं हुआ। और कर्नाटका का जो गवर्नर है उसने मंजूरी दे दिया कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमें समझने वाला चीज़ ये है कि बीएनएस के हिसाब से, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से क्या क्या प्रोविजंस हैं। किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कोई आरोप लगा है तो उसका प्रोविज़न बीएनएस में क्या है, और एट द सेम टाइम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें क्या प्रोविज़न है। क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी न्यूज़ में रहा था जब चंद्रबाबू नायडू को पकड़ा गया था। तो आपको दोनों ही देखना है। अब देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे समझो बात को। तो व्हाट इज़ द नीड फॉर सैंक्शन टू, अच्छा पब्लिक सर्वेंट को पकड़ने की क्या ज़रूरत है। हाँ, और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्रोसिक्यूटिंग हो, उसके लिए परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। पीछे रीज़न क्या है बताओ, क्योंकि मेलाफाइड इंटेंशन भी तो हो सकता है, आरोप भी तो लगाया जा सकता है किसी के ऊपर। क्योंकि ये सीएम का जो कुर्सी है, जो पद है पब्लिक सर्वेंट का, कोई भी मैलिशियस लगा सकता है आरोप किसी पे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, देखो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समझना पड़ेगा तुम लोग को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिया जाए और उस हिसाब से 2 चीज़ किया जाए। यहाँ पे समझो 2 चीज़, ये पूरा एडिटोरियल 2 चीज़ पे बसा हुआ है। एक नंबर क्या है कि स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना, और दूसरा स्टेप क्या है, प्रोसिक्यूट करना। 2 अलग चीज़ है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट करने का मतलब है कि जो उस पर आरोप लगा है वो एविडेंस पहले कलेक्ट करिए। यदि एविडेंस आ गया तो चार्जशीट फाइल करिए, ये प्रोसेस हो गया तब न जाकर आप प्रोसिक्यूट करिएगा। यदि मान लो कि इतना बड़ा आरोप लगा सिटिंग सीएम के ऊपर, तो पहले तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा कि क्या हम इन्वेस्टिगेशन करें कि नहीं करें। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखो, पब्लिक सर्वेंट, एक आईएएस एक आईपीएस, तो इसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा यूपीएससी होगा। क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब जो कि सेवा में रख सकता है, जो कि सेवा से निकाल सकता है, यूपीएससी। तो यूपीएससी से परमिशन लेना पड़ेगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए। उसी तरह जब पब्लिक फंक्शनरी है, वो भी तो पब्लिक सर्वेंट का ही डेफिनेशन में आएगा। सीएम हो चाहे पीएम हो, सब ऑल आर कम अंडर योर पब्लिक सर्वेंट। तो चीफ मिनिस्टर जब पब्लिक सर्वेंट है तो उसके ऊपर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिससे परमिशन ले सकते हो, वो कौन हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। बात समझो, यहाँ पे दोनों तरीके समझना है आपको, देखना है किसके पास पावर है रखने का और रिमूव करने का, वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। जैसे पब्लिक सर्वेंट को निकालने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है या स्टेट गवर्नमेंट को है, वही यूपीएससी ये सब। मगर चीफ मिनिस्टर को निकालने का पावर किसको है, गवर्नर को है। पीएम को निकालने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को है। हाँ हाँ बिल्कुल, गवर्नर को होगा। यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को निकालना है तो गवर्नर को होगा। बात समझे, मैटर ये है। अब यहाँ पे तुमको 2 चीज़ समझना है कि बीएनएस में क्या दिया गया है और इधर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्या दिया गया है। बीएनएस देखो, जो भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रोसिक्यूट करने का बात है, आगे का बात नहीं है। प्रोसिक्यूट से पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए प्रोसेस। तो बीएनएस में डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन का बात है। मगर थैंक्स कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्यों ये मैटर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से भी जाएगा, क्योंकि करप्शन का एलिगेशन है इसके ऊपर कि जो ज़मीन लिया है वो इंपॉर्टेंट जगह पे है, वहाँ करप्शन हुआ है। तो यहाँ पे दोनों ही रोल प्ले होंगे, एक बीएनएस यानी कि उस समय का सीआरपीसी, और एट द सेम टाइम करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट में दोनों ही चीज़ मेंशन किया गया है कि कैसे इन्वेस्टिगेट करना है और कैसे प्रोसिक्यूट करना है। इन्वेस्टिगेशन करना है तो पहले एविडेंस लाना है, यदि प्रूव हो गया तो चार्जशीट, फिर ले जाओ कोर्ट में, कोर्ट फिर प्रोसिक्यूट करेगा।
इस चीज़ के लिए मंजूरी दे दिया गया है गवर्नर की तरफ से। तो सवाल ये उठता है, क्या गवर्नर सच में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि एक सिटिंग सीएम को वो दे सके? तो बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट ऐसा कहता है कि जहां पे सिटिंग सीएम को लेके यदि कोई करप्शन का एलिगेशन है तो उस केस में गवर्नर अंडर आर्टिकल 163 वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकता है। हो गया बात। अन्यथा गवर्नर जो है अपना पावर ऐसे डिस्क्रिशनरी यूज नहीं कर सकता है। उसको मोस्ट ऑफ द केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम का ही उसको सजेशन लेना होगा। जहां पे सिटिंग सीएम ही भ्रष्ट हो, उसके भ्रष्टाचार का आरोप हो, तो कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम से वो परमिशन लेगा? तो लीगलिटी के टर्म्स में देखोगे तो गवर्नर ने जो परमिशन दिया है इन्वेस्टिगेट करने का, प्रोसिक्यूट करने का, वो करेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनली। आया मैटर? देखो यहाँ पे समझो बात को। तो प्रोसिक्यूट करने का सिविल सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने का क्यों और उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जरूरत है? तो समझ जाओ कि मैलिशियस भी तो हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसलिए प्रोटेक्शन। तो बीएनएस के फॉर्म में प्रोटेक्शन और साथ साथ तुम्हारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के फॉर्म में प्रोटेक्शन। सीआरपीसी और भारतीय न्याय संहिता, देखो दोनों में ही सेम प्रोविजन है, बट इसमें जो प्रोविजन है बच्चे लोग प्रोसिक्यूट का प्रोविजन है, इन्वेस्टिगेशन का नहीं है। बता चुके हैं ना हम ये? हाँ, ये समझना है तुम लोग को। उस समय का जो सीआरपीसी जो सेक्शन 197 है, हाँ, उसमें कहा गया, वही बात कहा गया है कि जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन नहीं मिले तब तक पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये बात नहीं है, ये सेकेंड स्टेप का बात है। और वही चीज़ सेम हूबहू चीज़ तुम्हारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में भी सेक्शन 218 में डाल दिया गया। सेम ही चीज़ कॉपी पेस्ट है वो। आया समझ में ये चीज़? हाँ, एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना होगा जो सबसे पुराना जो एक्ट है भारत का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, वो क्या कहता है? उसमें भी वही प्रोविजन है 197 जो कि सीआरपीसी में, यानी कह सकते हो कि वही प्रोविजन है जो कि सेक्शन 218 BNSS में, बट इसमें एक एडिशनल सेफ गार्ड भी है। एडिशनल सेफ गार्ड क्या है कि आपको इन्वेस्टिगेशन भी प्रोसेस स्टार्ट भी करना है तो उसके लिए भी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा, स्टार्ट भी करना है। 2 प्रोसेस बोले थे ना, क्योंकि हो सकता है कि बीच में खारिज हो जाए, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेट करके आप तथ्य पता कर रहे हो ना, एविडेंस सच में है कि नहीं, इसी तरह में यानी सच में किया है कि नहीं किया है। पहले पूरा खोजबीन होगा, उसका पूरा होगा, यदि हो गया तब चार्जशीट फाइल होगा, और चार्जशीट फाइल होने के बाद जो प्रोसेस है कि प्रोसिक्यूटिंग द कल्प्रेट, कि वो तय हो चुका है कि उसने कुछ गलत काम किया है। देखो वही चीज़ है। तो कह सकते हो कि ये एक तरह से प्रोटेक्शन है। तो चाहे सीआरपीसी का बात हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का बात हो, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू सैंक्शन प्रोसिक्यूशन ऑफ द रेस्पेक्टिव इनकम। बिल्कुल, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया किसी कर्मचारी को, यदि सवाल हो चीफ मिनिस्टर का तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? गवर्नर। यदि बात हो पीएम का तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? प्रेसिडेंट। बिल्कुल, तो उसको भी उसी तरह ले जाएंगे। देखो हाँ, 2018 में अमेंडमेंट भी किया गया था इस पर, और वही अमेंडमेंट करके ये भी बोला गया था कि इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन के टाइम में भी, वही 18 में जो डाला गया था ये, कि इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन के टाइम में भी आपको क्या करना है? आपको परमिशन लेना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। शुरुआत का जो 1947 का जो एक्ट था उसमें ये बात नहीं था कि स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सेम ही चीज़ था जो BNS जो सीआरपीसी में था, वही चीज़ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में हुआ, वो सेम ही चीज़ था। मगर 2018 में मोदी जी के अंडर क्या हुआ है कि ये संशोधन किया गया, उसमें ऐड किया गया कि नो, खाली प्रोसिक्यूशन का बात नहीं है, यदि किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है उस समय भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिया जाए, वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। समझे ना? तो ये बात डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू पे पड़ा था ये बात। तो ये सेक्शन आगे देखोगे बच्चे लोग, तो देखो अब जहाँ तक सवाल है प्रोविजन रिलेटिंग टू सैंक्शन सीआरपीसी, उसमें क्या है? स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का बात होगा तो वही उसका रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, वही गवर्नर होगा, वही चीज़ गवर्नर ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ लिखा गया। नीचे देखो तो 2 केस है सुप्रीम कोर्ट का, AR एंटुलाई केस और दूसरा जो केस है मध्य प्रदेश स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट केस। ये दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली बोला है कि जहाँ पे सिटिंग सीएम खुद इन्वॉल्व हो, करप्शन का चार्ज लगा हो, एलिगेशन लगा हो, तो ऐसे केस में गवर्नर अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ कर सकता है। और दोनों केस सिमिलर केस है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, सेम केस है, दोनों केस सेम है। एक केस तुम्हारा देखो शुरू में देखो फर्स्ट का देखो लिखा गया ना, सेम है
कि यदि एज अ मैटर ऑफ प्रोप्राइटी नेचुरली एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नहीं सुनना है गवर्नर को अपना डिस्क्रिप्शनरी पावर यूज़ करना है। ये तुम्हारा एंटुले केस में हुआ था। और दूसरा मध्य प्रदेश वाला केस, उसमें भी वही बात कहा गया है। नीचे देखो वही लिखा गया है कि काउंसिल का डिसीजन इरेशनल है, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। बात समझे ना? हाँ, तो उस समय पूछने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर को पूरा अधिकार है कि वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकता है और वो सैंक्शन दे सकता है तुम्हारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वो सैंक्शन दे सकता है प्रोसिक्यूट करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को। और जो सिटिंग सीएम है वो भी आते हैं। और हाँ, 2018 में जो जोड़ा गया था उसमें ये भी था कि जो ओल्ड आदमी, जो ओल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो रिटायर हो गया है, उसके ऊपर भी होगा मुकदमा। ये चीज़ भी ऐड हुआ था। समझे? कंप्लीट समझ में आया ना जी? इसमें बेसिकली हमें यही समझना है कि दो चीज़, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये कहाँ कहाँ से पावर डिराइव होता है। ये देखो बच्चे लोग, ये देखोगे। थोड़ा नार्को एनालिसिस के बारे में देखते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में देखते हैं और ब्रेन मैपिंग के बारे में देखते हैं। ये तीन जो चीज़ है ना, अब इससे पता चलता है कि सच में आपने बदमाशी किया था कि नहीं किया था, कोई गलती किया था कि नहीं किया था। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ये साइंस से ही संबंधित है ये। तो पहले समझते हैं, देखो लाई डिटेक्टर बहुत चला ना अभी न्यूज़ में कि उसका होगा वो जो कल्प्रिट है वो, तो उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। तो वही डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, मतलब वही झूठ जो बोले हो पकड़ने वाला तरीका। अब देखो इसमें क्या है स्टूडेंट, पहले इसमें होता क्या, नॉर्मल टर्म में समझो। पहले ले जाया जाएगा उसको रखा जाएगा, और जो भी उसका हाथ वगैरह हो वहाँ से एक तरह से तार जोड़ दिया जाएगा, हल्का हल्का तार जोड़, शरीर से तार जोड़ दिया जाएगा। और पहले उसको लॉलीपॉप वाला सवाल पूछा जाएगा, कहा जी पापा का नाम क्या हुआ? वेरी गुड, आपका नाम क्या हुआ? बचपन में क्या करते थे? मस्ती से आंसर देगा। उसको लगेगा कि क्या मस्त है ये तो हम कब से खोज रहे हैं कि इस तरह का इंट्रोगेशन करें हमसे। और जब वो नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर देगा तो उस समय उसका जो पल्स रेट है, उसका जो स्वेटिंग है, उसका जो हार्ट रेट है, सब रिकॉर्ड होगा। तब डिफ़िकल्ट सवाल होगा। किसको मैसेज किए थे उस दिन, कितना बजे गए थे, कौन मिला था? तो यदि उसमें गड़बड़ी होगा, उसमें बोलने में गड़बड़ी होगा, तो डिफरेंट आएगा वो, और वो डेविएशन से पता चल जाएगा कितना वो झूठ बोल रहा है। हाँ, ये तुम्हारा ये लाई डिटेक्शन है। नार्को एनालिसिस तो बहुत अंदर का चीज़ है बाबू, दवा हुआ पिला के तुम वो डाल दिया जाता है, हिप्नोटाइज कर दिया जाता है, वो जो आफ्ताब का भी हुआ था। यहाँ पे देखो, इधर समझो। मगर जानते हो कि झूठा आदमी का कोई कमी तो है नहीं संसार में। ऐसे लोग हैं जो खाली झूठ ही बोलते हैं, उसका क्या करोगे? तब मशीन भी फेल कर जाएगा। और यही हुआ है। यूएस में एक रिसर्च हुआ था रिसेंट टाइम में, उसमें बोला कि ये सब कोई काम का नहीं है, लोग झूठ बोलना सीख लिए हैं, मशीन को भी चलना शुरू कर दिए हैं। हाँ, आराम से। और इसलिए ये एडमिसिबल नहीं है एविडेंस के रूप में किसी भी कोर्ट में। देखो यहाँ समझो, तो साइंटिफिक प्रोसीजर है जहाँ से झूठ जो बोला जाता है वो इंट्रोगेशन के टाइम में पता चल जाता है, नंबर 1। और उसमें ये नार्को एनालिसिस भी हो सकता है, पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो सकता है, ब्रेन मैपिंग भी हो सकता है। अभी जानते हो जो रिसेंट केस हुआ है, मर्डर हुआ है, रेप हुआ है गर्ल का आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, तो उसी से संबंधित बहुत सारे लोग थे, उसी को ले वहाँ पे उसके ऊपर करवाया गया था ये सभी टेस्ट। अब यहाँ देखो, तो पॉलीग्राफी टेस्ट देखो जो मैंने कहा है तुम लोग को, इसमें क्या है कि वही साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखा जाएगा कि झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। उसमें उसका ब्लड प्रेशर, वही गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, यानी कितना उसको स्वेटिंग आ रहा है, उसका ब्रीदिंग रेट, उसका पल्स रेट, ये सब पैरामीटर होगा। पहले इजी क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर उसके बाद हार्ड क्वेश्चन दिया जाएगा। उसमें यदि कोई डेविएशन आया तो उससे पता चल जाएगा भाई झूठ बोल रहा है। चलो, ये पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया, समझ गए ना? वही चीज़ लिखा गया है। आगे देखो नार्को एनालिसिस, बच्चे लोग देखो नार्को एनालिसिस में एक ड्रग दिया जाता है सोडियम पेंथोथल। ये बहुत खतरनाक चीज़ है बाबू, यानी कि जिस पे आरोप लगा है उसको ये ड्रग्स दिया जाएगा, सोडियम पेंथोथल। अब ये जो ड्रग्स है हिप्नोटिक स्टेट में पहुंचा देता है लोग को, हिप्नोटाइज हो जाएगा। अब जब सवाल पूछा जाएगा तो वो तो बहुत सबकॉन्शियस माइंड में है वो, तो ज़्यादा चांस रहता है कि वो सही सही बताएगा। मैं कई लोग इसमें भी महारत हासिल कर चुके हैं। जैसे आरोसी हत्याकांड हुआ था ना, तो उसके पिताजी के ऊपर और माताजी के ऊपर ही आरोप लगा था। सब टेस्ट हुआ, सब टेस्ट में वो पास कर गया। पास मतलब फेल कर गया, इनफैक्ट उसका आरोप नहीं लगा, क्योंकि आरोप तो था उसी के ऊपर कि उसका माता पिता नहीं किया। आरोसी हत्याकांड
क्योंकि बहुत बड़ा न्यूज़ बना था उस समय। दोनों ही डॉक्टर हाँ, दोनों ही डॉक्टर थे। पिछले 6 वर्ष। तो वही बात है, देखो यहाँ पे, तो इसमें वही बात है कि जब आप हिप्नोटिक स्टेट में ले जाते हो ये ड्रग्स दे के, तो चांस ये है कि वो बोल देगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बता देगा, चांस है वो। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रूथ सेरम, यानी कि ऐसा ड्रग्स जो कि ट्रूथ सेरम के रूप में काम करता है, जो भी पूछोगे वो सही सही बताएगा। ब्रेन मैपिंग क्या है? ब्रेन मैपिंग वही कि ब्रेन के ऊपर तुम्हारा इलेक्ट्रोड्स लगाया जाएगा, ठीक है, ये फेस, ठीक है, फेस और नेक में ऐसे करके बहुत सारा इलेक्ट्रोड्स लगाया जाता है, फिर मशीन से जोड़ा जाता है, और उसमें सवाल सब पूछा जाता है, तो ब्रेन वेव्स के हिसाब से देखा जाता है कि भाई कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है। तो ये तीनों टेस्ट हो गया। अब इसका रिलायबिलिटी देखो विद्यार्थी लोग, जहाँ तक सवाल है इसका एफिकेसी का, तो इस चीज़ को लेकर डिबेट है दुनिया में ही। 2010 में पेपर एक पब्लिश हुआ था इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, तो वहाँ पे ये कहा गया था कि नो, अब जो इसका जो रिजल्ट आता है रियल वर्ल्ड में ये बहुत ही अनसर्टन है, जरूरी नहीं कि ये सही है, गलत भी इसका रिपोर्ट आता है। नंबर 1, इस तरह का सिमिलर टेस्ट स्टडी हुआ था 2019 में भी यूनाइटेड स्टेट्स में, और यहाँ पे बोल दिया गया कि लोग अब ट्रेंड हो गए हैं और झूठ बोलना शुरू कर दिए, पॉलीग्राफी को भी बीट कर देते हैं लोग सब, यानी कि झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो गए हैं। अब पॉलीग्राफी टेस्ट भी उसको नहीं पकड़ पाता है। तो बहुत सारा हाई कोर्ट का जो जजमेंट है 2010 से पहले, उसमें तो बिल्कुल हाई कोर्ट लोग भी बोलता है कि टेस्ट करवा दो आप बिना परमिशन का। ये भी तो गलत बात है, यदि बिना परमिशन का किसी के ऊपर टेस्ट होता है तो फंडामेंटल राइट्स का वो हनन हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। मगर जो सबसे बड़ा जो लैंडमार्क जजमेंट आया था वो 2010 में आया था। तो जजमेंट कौन सा है देखो आगे का, ये सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का। ये वाटरशेड मूवमेंट है भारत में। क्यों वाटरशेड मूवमेंट है? क्योंकि इस जजमेंट में ये तय हुआ विद्यार्थी लोग कि कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट बिना मंजूरी का किसी भी एक्यूज के ऊपर नहीं करवाया जा सकता। यदि ऐसा करवाया जा रहा है तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है कि आप यदि दोषी भी हो तो आप अपने विरोध में आपको ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता विटनेस बनने में, प्रोटेक्शन है, आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता। देखो क्या लिखा गया वहाँ पे कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आपने जो गलत काम किया है तो आप वो नहीं कर सकते, मतलब आपको गवाह नहीं बनाया जा सकता ज़बरदस्ती। तो लाई डिटेक्टर में यही हो रहा था, यानी कि कोई किसी को भी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना है, दूसरे शब्द में किसी से भी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना है, किसी को भी नार्को एनालिसिस करवाना है तो पहले उससे परमिशन लेना पड़ेगा। वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठेंगे, वो भी सुनेंगे, तब सबके देख रेख में पेपर फाइल होगा, सिग्नेचर होगा, वहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठेंगे, तब जाके उसके ऊपर होगा। देखो और दूसरी बात है ये है कि आदमी को साइलेंट रहना ये भी राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है, यानी कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है, हम आंसर नहीं दिए, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू बी साइलेंट। लेकिन थोड़ी है कि हमको ज़बरदस्ती तुम पकड़ के पूछोगे। राइट टू साइलेंस इज राइट टू प्राइवेसी, और ये आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो आप कभी भी किसी को, हाँ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर भी प्रोटेक्टेड है और आर्टिकल 21 के अंदर भी प्रोटेक्टेड है। आखिर सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करना, वो अपने हिसाब से करेगा, समझे ना। तो हाँ, मैं ये ज़रूर बात है कि आप जब करोगे ना ये टेस्ट से फ़ायदा क्या होता है कि कुछ चीज़ पता चल जाता है। जैसे नार्को एनालिसिस हुआ, उसमें उसने सब कुछ बोल दिया, और उसने बोला था कि उसने बोल दिया लेट से कि एक चाकू हम वहाँ पे छुपा कर रखे हैं, लेट से, तो चाकू जाएगा लेने के लिए तो वहाँ से बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो ये इन्वेस्टिगेटर को फ़ायदा होगा इससे। मैं वो जो बोल रहा है उसका कोई मायने नहीं है, मैं वो जो बोला और उसके वजह से कोई आपको एविडेंस मिल गया और वो एविडेंस फिर आप एविडेंस और जुटा पाए, तब तो बहुत फ़ायदा है आपको इस तरह का टेस्ट का। वही चीज़ है। तो इसलिए बोला कि ये टेस्ट में जो भी बात निकल के आएगा उसको कन्फेशंस नहीं माना जाएगा, समझे ना, उसको कन्फेशन नहीं माना जाएगा। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मटेरियल उसके बाद यदि डिस्कवर किया आता है और सच में वो रियल हो तो उसको फिर एविडेंस के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन एक तरह से हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटर को केस सॉल्व करने में। ये सब चीज़ मैं ये चीज़ नार्को टेस्ट में ये किया और जाकर कोर्ट में दिखाओगे तो बोलेगा हटाओ कोई काम नहीं है इसका, क्योंकि जान रहे हो कि इसका रिलायबिलिटी अच्छा नहीं है। और भी चीज़ सब देखो इसमें, आप देखो इसमें फर्दर क्या है, इसमें और भी चीज़ दिया गया कि कोई भी इंडिविजुअल को आप इस तरह का जब टेस्ट करवा रहे हो तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके लिए लॉयर को भी हायर करना पड़ेगा। एक लॉयर आएगा उसके बिहाफ में और लॉयर उसको समझाएगा कि यदि आप ये टेस्ट करोगे तो फिजिकल असर क्या पड़ेगा आपके ऊपर, मेंटल असर क्या पड़ेगा,
लीगल असर क्या पड़ेगा और इमोशनल असर क्या करेगा, लॉयर उसको समझाएगा। यानी कि इतना प्रोटेक्शन है, बात समझे। और उतना ही नहीं बच्चे लोग, यदि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का बात करें हम, तो उसके आधार पे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जरूर वहाँ पे होना चाहिए, ताकि वो कंसेंट जब दे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखना चाहिए कि हाँ भाई इसने अपने मन से कंसेंट दिया है टेस्ट करने के लिए। यानी कि पूरा लीगल सेफ गार्ड है। किसी को ज़बरदस्ती आप पॉलीग्राफिक टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं करवा सकते। देख रहे हो सेफ गार्ड। हाँ, डिस्पाइट देखो कंट्री का, हाँ, जबकि कोर्ट ने इतना कुछ बोल दिया ना, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से इस तरह का टेस्ट होते चला जा रहा है। तो कई जगह पे ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी जगह पे दिन रात पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, समझे, ये लिमिटेशन है। बट पॉलीग्राफिक टेस्ट हो या नार्को एनालिसिस टेस्ट हो या ब्रेन मैपिंग हो, सेफ गार्ड तो है, आप ऐसे नहीं करवा सकते हो। दैट्स इट, कंप्लीटेड।